सो हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ओलियो बोर्ड का जो टीयर 2 का अभी लाइव मॉक हुआ था 28 से 30 नवंबर को, उसके मैथ्स वाले सेक्शन का सॉल्यूशन। पहले नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक सेमी सर्कुलर सीट है, ठीक है। देखते जाना बस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही आसान सा मतलब कंसेप्ट अपन यूज करेंगे और जहाँ शॉर्टकट लगेगा वहाँ वो भी बताऊंगा। हर एक तरीके की चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। एक सेमी सर्कुलर सीट है जिसकी रेडियस 7 दे रखी है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड 12 दे रखी है। इनको एक स्क्वायर शीट से काटा गया है, मतलब एक बड़ी कोई स्क्वायर शीट थी, उनसे एक स्क्वायर काट लिया, एक सेमी सर्कुलर शीट काट ली। ये बोल रहा है एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट जो है वो 404 है। भाई जैसे मान लो एक स्क्वायर काटा, एक सेमी सर्कल काटा, ये काटने के बाद में जो एरिया बच गया वो 404 है। तो साइड ऑफ स्क्वायर पूछ रहे हैं, मतलब बड़े वाले की, ठीक है। बहुत ईजी है, देखना क्या करना है। भाई मैं क्या करता हूँ कि हर एक चीज का अगर मान लो, देखो मैं रिमेनिंग शीट का एरिया, स्क्वायर का एरिया और सेमी सर्कल का एरिया ऐड करूंगा तो वो टोटल स्क्वायर के बराबर आएगा। तो पहले मैंने सेमी सर्कुलर सीट, एक सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, अगर मैं एरिया निकालूंगा पूरे का पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है, ठीक है। इसमें मैं इस अंदर वाले स्क्वायर का एरिया जोड़ देता हूं और जो बच गई सीट उसका एरिया जोड़ देता हूं, तो ये बराबर होगा बड़े वाले स्क्वायर के एरिया के। उसकी साइड को अपन ने ए मान लिया है, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरे को कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रखनी है, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, देखिएगा। भाई मैंने क्या किया, पाई का मतलब 22/7, रेडियस का स्क्वायर करना है मतलब 7 × 7, लेकिन बटे एक 2 भी लगाना है, क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल था, ठीक है। प्लस में ए का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और प्लस में 404 आ जाएगा, बराबर में ए का स्क्वायर आ गया। 7 से 7 कट गया, 2 से 22 11 बार कट जाएगा, ये 77 बनेगा। मतलब अपन को इसको पूरा ऐड करने की नीड ही नहीं है। आप एक दिमाग लगाओ, 11 7 77 होता है। यूनिट डिजिट देखना, 7 आएगा, 7 और 4 11, 11 और 4 15। भाई 5 अगर यूनिट डिजिट आए तो ऐसी एक पक्का चीज रहेगी जिसका यूनिट डिजिट भी 5 होगा, उसी का स्क्वायर करने पे 5 आएगा। ऐसा एक ही ऑप्शन मिलता है मेरे को, मैं इसको टिक कर दूंगा। मतलब मेरे को ये तो निकालना था कि साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी, तो ए निकालना था, 25 अपन ने निकाल दिया। इजीली समझ में आ गया, कोई इशू नहीं है। बाकी इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैं बता देता हूँ, 625 आएगा बराबर ए का स्क्वायर। ए निकालना होगा तो यहाँ से 25 आंसर आ जाएगा। चलते हैं सेकंड नंबर के ऊपर। ए एक काम को 8 से 2/3 दिन में कर सकता है, मतलब ए जो है उस काम को 24 और 2 26/3 दिन में कर सकता है। जब भी, अब देखो आगे बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी की बात करने लग गया। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसमें डायरेक्टली आप एफिशिएंसी पर चला जाए, उनके दिन ना दे रखे हों, जो इसका एलसीएम आएगा या फिर जो इसका टाइम है या फिर जो इसकी एफिशिएंसी है, उसी को अपन टोटल वर्क मान लेते हैं। यानी कि जो टोटल वर्क है वो 26 है। अब ए की एफिशिएंसी में निकालूंगा तो 3 आ जाएगी, ठीक है। यहां से बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, इससे 20% ज्यादा एफिशिएंट है, यानी कितना आएगा 3.6 आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी। भाई मैंने क्या किया, 3 का 120/100 निकाल दिया, ठीक है। और सी जो है वो 25% कम एफिशिएंट है बी से। अब देखो इससे 25% कम, एक दिमाग लगाने की कोशिश करो कि 3.6 का 25% कम, यानी 75/100 निकालना है। तो हर बार ये नहीं करना है आपको, आप दिमाग लगा के रखो कि 75% के जो वैल्यू होती है, फ्रैक्शन 3/4 होता है। 4 से मैं 36 को काटूंगा, 9 आएगा, 9 3 27, मैं डायरेक्टली 2.7 लिख सकता हूँ। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट बनानी पड़ेगी भाई मेंस के हिसाब से। अब आगे चलते हैं। ये बोला है एबीसी टुगेदर एक काम को 2 दिन में कर रहे हैं, तो 3 और ये देखो, अब इनको ऐड करना है। ये 9 चौके 36 होता है, 9 3 27 होता है, तो ये तो गुणा 4 था, ये गुणा 3 था, तो आप 9 × 7 डायरेक्टली 63 कर दो। मतलब इन दोनों को ऐड करने पे 6.3 आएगा। 6.3 में मैं 3 जोड़ूंगा, 9.3 आ जाएगा। मतलब इतना काम ये एक दिन में करते हैं, पर मेरे को 2 दिन काम करवाना है। 2 दिन काम करवाऊंगा मैं तो 18.6 ये काम कर देंगे। लेकिन इसने क्या पूछा है कि फ्रैक्शन ऑफ वर्क रिमेनिंग कितना है, बच गया काम, उसका फ्रैक्शन बताना है। भाई 26 में से 18.6 काम कोई कर देगा तो बचेगा कितना, 7.4 काम बच जाएगा। लेकिन मेरे को तो फ्रैक्शन बताना है, फ्रैक्शन निकालनी है, तो हमेशा नीचे टोटल वर्क आएगा, यानी 26 आएगा नीचे। अब देखो एक चीज और बताता हूं, कुछ भी दिमाग लगाने की नीड नहीं है। ये पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लेके आओ, आपको दिखा 74, उसका आधा करना, मतलब ऐसा एक ऑप्शन होगा जिसमें 74 का फैक्टर मिलेगा। भाई ना ये है ना ये है, अगर एक ही ऑप्शन होता तो मैं टिक कर देता, पर अभी भी कोई बात नहीं। 260 का और देख लो फैक्टर, 120 तो हो नहीं सकता, 130 होगा, ये करेक्ट आंसर है। मान लो जब भी ऐसा होता है ना कि बड़ी वैल्यूज होती है, उनको काटने में दिक्कत हो रही होती है, तो अपन यही मेथड लगाएंगे हर बार। आगे भी 1-2 क्वेश्चंस में मैं दिखाऊंगा ये चीज। आंसर आ गया इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर पे आ जाओ। और अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था इन दोनों में से जो मैं स्किप करूं या फिर मैं मार्क फॉर रिव्यू भी करूं या छोड़ूं, जहां आएंगे वहां मैं बता के चलूंगा ये चीजें, ठीक है। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट, मतलब ये जो चैप्टर होता है
पार्टनरशिप वाला एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर एक फॉर्मूला अपन ध्यान में रखेंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस रेशियो काटना आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए। सुरभि ने इन्वेस्ट किए 30,000 रुपए, अंकित ने इन्वेस्ट किए 25,000 रुपए। तो देखो इसने 30,000 किए हैं, इसने 25,000 किए हैं, ये सुरभि है, ये अंकित है। क्या होगा देखो भाई, 4 महीने के बाद में सुरभि ने 40% से अपना कैपिटल इंक्रीज किया, मतलब 4 महीने तक तो यही पैसे रखे उसने, फिर उसने इसको 40% से इंक्रीज कर दिया, यानी कितना बना दिया इसको इंक्रीज करके भाई 40% से इंक्रीज करेगी मतलब 12,000 बढ़ाएगी, यानी 42,000 उसका अब कैपिटल हो गया है। और अब आगे चलते हैं, ये नहीं पता ना कि 1 साल है या 2 साल है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं लिखा अभी तक। 6 महीने के बाद में स्टार्टिंग से अंकित ने 20% कैपिटल विड्रॉ कर लिया, मतलब 6 महीने तक तो रखे ये पैसे, 20% विड्रॉ कर लेगा इसका, यानी कि 5,000 विड्रॉ कर लेगा, मतलब अब 20,000 रुपए बचे होंगे उसके। और अब देखो कितने रेशियो में, जब कोई बात नहीं बोलेगा 1 साल माननी है, यानी 6 महीने हो गए थे, यहाँ 6, यहाँ 4 हो गए थे, यहाँ 8, ये 12 महीने, ये 12 महीने। अब मेरे को रेशियो बनाना है तो मैं इनको काटूंगा चीजों को, लेकिन काटने से पहले मैं हर बार क्या करता हूं, मैं इनकी 0 उड़ा देता हूं जितनी मैक्सिमम पॉसिबल होती। 3 मैंने उड़ा दी। अब देखो 120 और प्लस में 336, यहाँ पे 150 और 150 और 120, भाई इसको जोड़ेंगे 270 बनेगा, 270। अब देखो एक दिमाग लगाने की कोशिश करो भाई, 270 है, कभी भी जिंदगी में ये ऑप्शन नहीं आ पाएगा क्योंकि 23 काट ही नहीं पाएगा इसको, कॉमन सेंस की बात है, यानी ऑप्शन इन्हीं में से आएगा। ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, जल्दी आंसर आएगा। देखिएगा अब इसमें यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 456, मतलब एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा पक्का जो 3 का भी मल्टीपल हो, मतलब ये देखो 3 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, या फिर 6 से काट ही लो, वो भी ज्यादा बेटर है भाई। 6 से 4 बार और 45 बार, ये आंसर आएगा, क्योंकि 45 जो है फिर वो 12 या 25 नहीं बना पाएगा अपन को, समझ में आ रहा है। इसको भी 6 से काटेंगे ऑब्वियसली, तो 7 बार जाएगा, 6 बार 76, आ गया आंसर, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर पे चलते हैं। सेम वो का वो क्वेश्चन आ गया है, बहुत बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, और एग्जाम में भी आने वाली चीज है ये। मैंने जब पढ़ाया था जब भी अच्छे से यही चीजें सिखाई थी प्रोबेबिलिटी में, कि भाई एक प्रॉब्लम अगर आपको सोल्व करनी है और ए और बी 2 बंदे हैं, तो ये प्रॉब्लम अगर अकेला ए सोल्व कर लेगा, बी नहीं कर पाया तो भी सोल्व मानी जाएगी, ये नहीं करेगा ये कर लेगा तो भी सोल्व मानी जाएगी, दोनों कर लेंगे तो भी सोल्व मानी जाएगी। सिर्फ एक केस ऐसा हो सकता है जब दोनों ही ना करे, जब ही ये अनसोल्व रहेगी, बस यहां सोल्व है, यहां सोल्व है, यहां सोल्व है ये प्रॉब्लम, ठीक है। और एक चीज और बताता हूं, जब भी अपन को सोल्व की बात करेगा तो भी मैं अनसोल्व ही निकालूंगा, ताकि मैं उसको 1 में से माइनस करके कॉम्प्लीमेंट्री सेट वाला दिमाग लगा के ये निकाल सकूं। लेकिन इसने तो पूछा ही नॉट सोल्व का है, तो बस मेरे को एक ही बार सोल्व करना पड़ेगा और डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। देखो ए जो है वो प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, उसकी 5/12 है, बी के करने की 5/9 है, नहीं करने की ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट सेट है, इसको 1 में से माइनस करेंगे, यानी 7/12 ए नहीं कर पाएगा, बी नहीं कर पाएगा, उसकी है 4/9, 1 में से घटा दिया। अब देखो प्रॉब्लम सोल्व ना हो मतलब कि दोनों ही ना कर पाए, यानी दोनों ही काम जब नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो 7/12 इंटू 4/9, 3 बार घटेगा, 7/27 आंसर आ जाएगा। इजी पीजी, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर पे आओ, एक भी स्किपिंग नहीं हुई है अभी तक, ठीक है, देखते जाइएगा। और आप ये भी नोटिस करने की कोशिश करिएगा कि 30 के अंदर से 24 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 गो में हो रहे हैं, ना कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, ना कोई हार्ड चीजें उनमें, ना घुमा रहा है। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें घुमाएगा या तो कैलकुलेशन में, या थोड़ा लेंदी बना देगा। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाले या टाइम लेने वाले होते हैं, इनको या तो छोड़ दो या मार्क फॉर रिव्यू कर दो इनको भी, ये लेकिन फर्स्ट गो में आपको अटेम्प्ट करने इतने, जब भी मजा आएगा भाई। अब देखो डायरेक्ट वैल्यू रख के आंसर आ रहा है, रखेंगे। मेरे को पता है कि अगर मान लो ऐसा होता है cos 90 माइनस थीटा, तो उसको मैं लिख सकता हूं sin थीटा, ठीक है, पूरी चीजें पढ़ाई हुई है क्वाड्रेंट वाली की, मतलब कौन सा इधर जाएगा तो क्या बनेगा सब बता रखा है भाई। sin 33 और cos 57 को मैं काट सकता हूं। जब भी आपको एक दिमाग लगा लेना है, जब भी आपको ऐसा दिखे ना कि 2 एंगल उनका जोड़ 90 बन रहा है और वो sin और cos में है, वो हमेशा कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा अब cos 90 माइनस 33, cos 90 माइनस थीटा यानी sin थीटा, यानी sin 33, sin 33 कट जाएंगे, यानी 2 इंटू साइन 30 वैल्यू 1/2। इसको एक बार रख दो, इसके बारे में बात करेंगे अभी। sin 15 आ गया, इसको बदल लेते हैं। sin 105 को मैं लिख सकता हूं sin 90 प्लस 15, ठीक है, माइनस नहीं आया प्लस आया, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ। अब देखो फिर से वही tan के अंदर जब दोनों
दोनों ही 10 में हो वो कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बनेगा 10 90 माइनस 29, मतलब कोट 29, 10 और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कट जाएंगे। कोस 60 की वैल्यू कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो ऊपर आएगा तो 2 बन जाएगा। भाई ये 1 बन गया, ये 6 बन गया, यानी अभी तक 7 आ चुका है माइनस में। अब देखो इसका मैं क्या करूंगा, भाई ये चीज बन रही है कोस 15, मेरे को एक चीज दिखी कि साइन 15 कोस 15। भाई मैंने कहां पढ़ा ऐसा, मैंने पढ़ा है साइन 2a के फॉर्मूले में, वो क्या होता है 2 साइन ए कोस है। तो मैं बना दूंगा इसको, मैं 6 को लिख दूंगा 2 गुणा 3। अब देखो 2 साइन ए कोस है, ये क्या बन जाएगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, 2 साइन ए इंटू कोस है, ये बराबर होता है साइन 2a के, होता है बिल्कुल ये सॉरी, यानी क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा, मतलब साइन 15 का दुगना यानी साइन 30 आ जाएगा। और इनटू में यहां एक 3 बचा था वो लिखना ही है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी 3/2 आ जाएगा। 7 माइनस 3/2 करेंगे, 14 में से 3 जाएगा, 11/2 आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन सही है, मुश्किल बिल्कुल नहीं थी, थोड़ा सा बस अपन को दिमाग पे जोर डालने की जरूरत थी। 6 नंबर पे आ जाओ। देखो लंबा दिख रहा है, इतना सा आंसर भी नहीं निकलेगा इसका। एक क्लोथिंग स्टोर है, वो मार्क करता है अपने प्रोडक्ट को 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। कुछ भी नहीं सोचना कि एक्स लेऊं क्या लेऊं, डायरेक्ट 100 मानो कि कॉस्ट प्राइस आपकी 100 थी, मार्क आपने किया है इसको 60% अबव यानी 160 पे। भाई 25% का डिस्काउंट दे रहा है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, और डिस्काउंट जब देते हैं तो सेलिंग प्राइस निकल के आती है। 160 पे 25% का डिस्काउंट देगा, मतलब 75/100 यानी 3/4, यानी कि 120 के अंदर बेचेगा इसको। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक कस्टमर को एक्स्ट्रा कूपन डिस्काउंट मिला 180 रुपए का। भाई जब भी आपको वैल्यू दे दे वहीं पे आपको एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर घुसा देना है क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे को नहीं पता ना एग्जैक्ट वैल्यूज यही है या नहीं है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, एक्स एक्स एक्स, इजी चीज है। अब भाई क्या हुआ था कि मेरे को एक 120x की चीज मिल रही थी, लेकिन मेरे को इस पे एक डिस्काउंट और मिल गया 180 का। और ऐसा करने से देखो उसने क्या बोला है कि इतने डिस्काउंट देने के बाद में स्टोर फिर भी 15% रुपए कमा रहा है सीपी के ऊपर। भाई इस पे आप 15% कमाओगे, यानी आप कोई चीज को 115x में बेच रहे थे, जब भी तो आप कमा पाओगे। इन दोनों का अंतर देखो 15% एक तरीके से 100 पे डायरेक्टली। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, 100 की वैल्यू निकालनी है, मतलब x चाहिए मेरे को। इसको सोल्व करो, 5x बराबर 180 यानी x बराबर कितना आ जाएगा 36। x 36 आया, यहां रखेंगे 3600 मेरी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, जो ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। वेरी इजी, बिल्कुल आसान है। 7 नंबर पे आओ, तो पढ़ो इसे ध्यान से। क्या बोल रहा है कि लेंथ और विड्थ जो है एक रेक्टेंगल की वो इतनी है, चारों कॉर्नर से इस रेक्टेंगल के एक स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कट कर दिया और एक बॉक्स बनाया गया है। वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहे हैं अपन से, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स दे रखी है। भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर आप एक रेक्टेंगल बना लेते हो जिसकी ये x + 5 है और ये x दे रखी है, चारों कॉर्नर से आपने 4-4 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स निकाल दिए, अब आप अगर बॉक्स बना रहे हो तो बॉक्स पहली बात तो एक क्यूबॉइड बनेगा। क्यूबॉइड बनेगा तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट होंगी। भाई x + 5 आपकी लेंथ थी, उसमें से आपने 4 और 4 8 निकाल दिया, यानी x - 3 बच गई आपकी लेंथ। x आपकी ब्रेड थी, विड्थ थी, कुछ भी मान लो, उसमें से आपने 4 और 4 8 निकाल दिया, तो ये अब आपकी मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। अब हाइट आ जाएगी, हाइट कितनी भाई 4 होगी ना हाइट मेरा जो मैं बॉक्स बनाऊंगा उसकी, क्योंकि साइडें 4 दे रखी हैं। ठीक है, इन तीनों को गुणा करने पे 816, बस एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, वो भी सिंप्लीफाई नहीं करनी है, मैं बढ़िया तरीका बताऊंगा कि x - 3 गुणा x - 8 और गुणा 4 और बराबर 816। ये इससे काट दो, ये आ जाएगा 204। इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो अब एक तरीका तो यह है कि आप ऑप्शन रख के देख लो, लेकिन वो जब रखोगे जब आपकी स्पीड बहुत तेज है, वरना तो फिर आप क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई कर लेना। लेकिन मैं तो रिकमेंड ये करूंगा कि कितनी भी कम हो चाहे तो भी ऑप्शन रखना सबसे बेटर है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने 30 रखा, 30 में से 3 गया 27, 30 में से 8 गया तो 22। भाई मैं 7 को 2 से करता हूं तो 4 आ जाता है, आंसर हो सकता है एक बार के लिए। देखना 40 को रखा, 40 में से 3 गया 37, 40 में से 8 गया तो 32, क्योंकि अभी भी बन रहा है आंसर, इसलिए मैंने ऐसा बोला था। 25 रखेंगे, 25 में से 3 जाएगा 22 आएगा, 25 में से 8 जाएगा तो 17 आएगा। देखो हर एक के अंदर बनता हुआ जा रहा है, इसलिए आपको यूनिट डिजिट पे आप डिपेंड नहीं कर सकते हर बार, इसीलिए मैंने सारे ऑप्शन पहले रखे हैं। आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज होनी चाहिए। देखो 22 को 7 से करते हैं 154 आता है, 15 कैरी लगी, 22 दूनी 44 और 15 जोड़ेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू जा रही है, मेरे को 200 के लगभग ही रहना है। भाई एक दिमाग लगाओ कि अब देखो 20 को 20 से करते हैं तो भी 400 वैल्यू बन रही है, मतलब कि मैं 25 जितना बड़ा भी ऑप्शन नहीं रख सकता, मैं इसे रखूंगा।
20 रखूंगा, 20 में से 3 17 गया, 20 में से 8 जाएगा तो 12 बनेगा, 12 संते 84, 8 कैरी लगी, 12 और 8 20, 204 आ गया, यानी मेरा 20 आंसर है। कोई दिक्कत लगी क्या? नहीं। और जो चाहते हैं कि मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करूं भैया जी, वो देखना उनके लिए बेस्ट मेथड, एक्स का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस का 24 और बराबर 204। इधर ला रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 11x, 204 में से 24 जाएगा तो 180 माइनस का बचेगा। मेरे को दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको गुणा करने पे तो 180 आए, घटाने या जोड़ने पे 11 आए। भाई 20 और 9 होती हैं, 20 में से 9 घटाऊंगा 11 आएगा, 20 और 9 को गुणा करूंगा 180 आएगा, पर मेरे को नेगेटिव चाहिए तो माइनस का 20 लेऊंगा और प्लस का 9 लेऊंगा। लेकिन ये तो फैक्टर बनाने के लिए था, जब रूट आएंगे तो दोनों का साइन बदल जाएगा, यानी 20 प्लस का बन जाएगा और 9 माइनस का बन जाएगा। माइनस में होती नहीं है, 20 आंसर आ जाएगा। ये रहा मेरा आंसर। समझ में आया होगा? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं लगी होगी। 8 नंबर पे चलो, देख लेना बस इन चीजों को ध्यान से। ठीक है, 8 नंबर पे आओ भाई। 1/28.42 की वैल्यू ये दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अरे भाई क्या किया है, देखो इसने पॉइंटों को किसका दिया, कितना 28.42 यहां था, इसने 1 2 3 4 5 इधर किसका दिया, तो ये पांचों मतलब 5 के बाद में जो पॉइंट है वो हट जाएगा, यानी 3518 आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा? नहीं आया तो आप ऐसे कर लेना बच्चों वाली तरह कि 28.42 था, पॉइंट हटाओगे ऊपर 2 जीरो आएंगी, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.03518। मेरे से वैल्यू पूछ रहा है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 के बाद में पॉइंट लग रखा है। 7 के बाद में पॉइंट लगाने के लिए इसके ऊपर 7 जीरो चाहिए मेरे को, जब ही लग पाएगा। 2 जीरो ऑलरेडी हैं, मतलब 5 जीरो और चाहिए, 5 जीरो और चाहिए, मतलब इधर मेरे को 5 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 5 के आगे जो पॉइंट है वो हट जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना इस चीज के ऊपर, छोटी वैल्यूज ले लेना, उनके ऊपर करके देखना, समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी चीज है। देखो 90 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि m माइनस ए m माइनस बी बराबर 1 दे रखा है, a माइनस बी प्लस 7 बराबर 0 है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसी चीज दिखी मेरे को, इतना तो कॉमन सेंस लग पाया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और इनटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी। अब देखना एक चीज बताता हूं भाई, आप इसको मान लो a, इसको मान लो, या फिर a b में तो कंफ्यूज हो जाएंगे, x और y मान लेते हैं। यहां भी मेरे को x y में लिखना चाहिए था, पर कोई नहीं, समझ गए होंगे। देखो मैं इसको मान रहा हूं, x मान लिया, इसको y मान लिया, तो x इंटू वाई बराबर 1 हो गया। ठीक है, यहां से देखना आप, a माइनस बी की वैल्यू आ गई माइनस का 7, ये रखे रखो। अब देखो मैं क्या करता हूं, x और y को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, क्योंकि मेरे को यहां पे सब्ट्रैक्ट करके चाहिएगी वो वैल्यू। मैंने x माइनस वाई किया तो m माइनस ए माइनस m प्लस बी, दोनों का साइन बदल जाएगा, ये आ जाएगा b माइनस ए के बराबर, जो कि होगा x माइनस वाई। यहां है मेरे पास में वैल्यू, देखो इनका साइन बदल दो सबका, तो ये b माइनस ए हो जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, ये यहां काम में ले सकता हूं मैं। ठीक है, यानी क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 7। सॉरी, सही तो कर रहा हूं ना मैं? नहीं 7 ही आएगी ना, ठीक है 7 आएगी, ये पड़े रहने दो। अच्छा एक दिमाग लगाना कि भाई जो भी मेरा आंसर इसका कैलकुलेट करूंगा उसके अंदर ये वाली टर्म आएगी, यानी 7 आएगा, तो जो भी ऑप्शन होगा मेरा वो 7 का मल्टीपल तो पक्का मिलेगा। भैया जी 343 तो होता है, देखो 7 चौका 28, 42 बचा, ये भी आएगा, 7 पंजे 35 ये भी आएगा, 7 पंजे 35 ये नहीं आ पाएगा। आंसर तो इन तीनों में से है पक्का, इतना तो कंफर्म हुआ। एक स्टेप और आगे चलो। अब देखो भाई मेरे को ए बी है मेरे पास में, ए बी कैसे है, क्योंकि एक्स वाई है मेरे पास में, समझ रहे होगे आप। मेरे को बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए बस मुझे। वो कैसे निकलेगा, आप कर दो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई या फिर इसका होल स्क्वायर कर दो, ये समझाना चाह रहा हूं बस मैं। तो b माइनस ए का होल स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बराबर हो जाएगा 49 के। देखो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में, अब 2 इंटू ए बी कर लो चाहे एक्स वाई कर लो, बात एक ही है। ये उधर जाके कटेगा, 49 में 2 जोड़ दोगे 51 आ जाएगा, यानी आपको क्या मिल गया, 51 प्लस ए बी की वैल्यू 1 थी, यानी 52 मिल गया, और a माइनस बी की वैल्यू 7 थी, मतलब 7 इंटू 52 आपका आंसर होगा। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, 364 करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने मेरे को पता है हौच पौच कर दिया है a माइनस बी और x माइनस वाई वाले फॉर्मूले में, पर आप समझ गए होंगे कि तरीका मैंने क्या लगाया है कि इनको x और y मानो तो आपको x y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आपको x माइनस वाई की वैल्यू इनसे निकालनी पड़ेगी, और फिर आप इसको कैलकुलेट इजिली कर पाओगे यहां से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर पे आते हैं। इसमें क्या बोला है कि कितने तरीकों से पेप्रेप जो वर्ड है, लेटर है, इसके अरेंज कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं कर रहा है। भाई मैंने एक चीज आपको बहुत बार बताई है कि देखो मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं,
अगर मेरे को सिर्फ इनको 6 लेटर को अरेंज करना होता ना, तो n चीजों को अरेंज करने के लिए n फैक्टोरियल वेज होते हैं, तो 6 फैक्टोरियल मेरा आंसर हो जाता। लेकिन इसने क्या बोला, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि आप p को रिपीट नहीं कर सकते, तो आंसर तो यही आएगा 6 का फैक्टोरियल। लेकिन जितनी बार p आ रहा है उतना डिवाइड कर दो। देखो 1 2 3 बार आ रहा है 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, ई 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, तो फिर r तो एक ही बार है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई 6 का फैक्टोरियल होता है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा, 3 गुणा मत लिखो, 3 फैक्टोरियल लिख दो, नीचे 3 फैक्टोरियल है, काट देगा उसको, ये काट दिया। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, ये 2 आ जाएगा, 6 पंजे 30 दूनी 60 आंसर आ जाएगा। इजी है, पढ़ाई हुई चीज है। सेम क्वेश्चन मेरी क्लास नोट्स के अंदर करवाया हुआ है, देख लेना जाके। मतलब वो चैप्टर्स इस तरीके से कराए थे कि आपको एक्चुअली में उनसे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे आज प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आया, सेम का सेम करवाया हुआ था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आया, सेम करवाया हुआ है, ठीक है। 11 नंबर पे आते हैं। अब इजी क्वेश्चन है, फिर से देखिएगा। एक रिटेलर है, वो मार्क करता है एक आर्टिकल को 1400 रुपए पे, फिर वो 2 डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट या तो इफेक्टिव निकाल लो, पर जरूरत नहीं है, आसान ज्यादा यही पड़ेगा कि आप डायरेक्टली इसको 80/100 और डायरेक्टली इसको 85/100 मान के चलो, क्योंकि कैलकुलेशन में कट जाएंगी चीजें। अब देखो एक बात बताता हूं भाई, कोई एक आर्टिकल था, उसकी ये मार्क प्राइस थी, उस पे मैंने 2 डिस्काउंट लगा दिए, यानी ये जो है अब ये सेलिंग प्राइस बन गई। सेलिंग प्राइस से अगर आपको कॉस्ट प्राइस पे जाना है तो आप क्या करोगे, 100 को ऊपर लिखोगे और जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो नीचे आएगा। देखो वो 12% का प्रॉफिट कर रहा है, मतलब 112 बनेगा, समझ रहे हो भाई। अगर मान लो मेरे को सीपी दे रखी होती है ना, तब तो मैं डायरेक्टली प्रॉफिट को ऊपर लिखता हूं और 100 को नीचे करता हूं। लेकिन अगर एसपी होती है तो वो 100 मेरा ऊपर बन जाता है, बाकी चीजें नीचे आ जाती हैं, क्योंकि इक्वल टू में इधर सीपी आएगा, उसके नीचे 100 आएगा, वो इधर भेजेंगे तो ऊपर आ जाता है। आसान सी चीज है। 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई। बाकी की कैलकुलेशन के लिए 14 से ये 8 बार कट गया, ये 10 बार कट गया, 850 आ जाएगा, ये आंसर है। सीपी पूछा था मेरे से, ये सीपी निकल के आया है, ठीक है। अब 12 नंबर पे आओ। ए टेबल के अंदर डिस्टेंसेस दे रखी है, कवर करी हुई एवरेज डिस्टेंस बतानी है बाइक की ऑल 4 डेज की। इनको ऐड करो, 4 से डिवाइड लगा दो, 6 4 10 5 15 3 18, एक कैरी लगी, 5 3 8 3 11 4 15 1 16, एक कैरी लगी, 6 7 और 1 8, इसमें 4 का भाग लगाएंगे, 217 आंसर आ जाएगा, ये सही है, ठीक है भाई। 13 नंबर पे आते हैं। एक कॉनिकल वेसल है जिसका बेस 6 सेंटीमीटर का है और इसकी जो हाइट है वो 10 है, इसको मिल्क से भरा हुआ है। जब भी कोई चीज अंदर डाल देते हैं, मतलब ऑब्वियसली वो वॉल्यूम पे बात कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि ये एक होल है इसमें बॉटम में, और वो अपन जो दूध निकल रहा है वो सिलेंड्रिकल जार में स्टोर कर रहे हैं, जिसकी रेडियस 5 है। लेवल ऑफ मिल्क पूछा है, कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी सी चीज है कि भाई इसकी वॉल्यूम निकाल देता हूं, 1/3 पाई आर का स्क्वायर, मतलब 6 × 6 × हाइट 10, ये बराबर होगा सिलेंडर की वॉल्यूम के, क्योंकि जितना सिलेंडर में इसमें दूध था वही सिलेंडर में जाएगा। पाई आर का स्क्वायर, रेडियस मेरे को 5 दे रखी है, हाइट निकालनी है मुझे जो पूछी है, पाई से पाई कट गया, 5 से 10 2 बार कट जाएगा, ये 5 को यही रहने दो, ये 2 बार कट गया, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24/5 करेंगे, 4.8 आ जाएगा, 4.8 हाइट तक भर पाएगा जो सिलेंडर है वो। लिख देता हूं h = 4.8। 14 नंबर पे आओ। ये अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ऐसा आया है और मेरे को नहीं पता कि ये अच्छा है, मैंने बस इतना देखा कि एक इलेक्शन है, उसमें रेशियो की बातें कर रहे हैं और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो मेरे दिमाग में घंटी बजी कि मैं इसको मार्क कर देता हूं, लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा। है इजी ये भी देखो बस, लेकिन कंफ्यूज कर सकती है किसी किसी को ये चीज, तो आप डायरेक्टली आगे पे बढ़ जाना, आपको आगे इजी क्वेश्चन मिलेगा। अभी अपन कर लेते हैं। एक इलेक्शन है, उसमें एक वोटर है, वो 2 कैंडिडेट के लिए वोट कर सकता है। हाफ ऑफ द वोटर ने अपना पहला वोट ए को दिया और सेकंड वोट बी सी डी को दिया, 3-2-1 के रेशियो में। भाई देखो एक चीज बताओ मुझे, क्वेश्चन के अंदर रेशियो की बातें कर रहा है, तो मतलब मैं एक ऐसी वैल्यू ऑलरेडी ही मान लेता हूं जो मेरे इन रेशियोज को काटे या फिर मेरे को कैलकुलेशन में आसानी दे दे। भाई 840 भी उसमें दिखना चाहिए, 3-2-1 भी उसमें दिखना चाहिए, 2-1 भी उसमें दिखना चाहिए। यानी मैं एक वैल्यू ले लेता हूं 48, मेरी मन मर्जी से मैंने कुछ भी ले लिया, मैं 96 भी ले सकता था, मैं 24 भी ले सकता हूं, 12 भी ले सकता हूं, बस मैं एक 48 वैल्यू मान रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब एक इलेक्शन है, उसमें क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द वोटर गिव देयर फर्स्ट वोट टू ए, इसके आधे यानी 24 जनों ने ए को वोट दिया और सेकंड वोट अपना बीसीडी को दिया, 3-2-1 के रेशियो में। अगर मैं बीसीडी का निकाल दूं, देखो ये 24 की बात करेगा ना कि यही तो लोग सेकंड वोट दे पाएंगे अपना,
3 और 2 5 और 1 6, 6 से 24 में भाग लगाया 4 आया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4, इनको 4 से गुणा करके लिखो, 4 3 12, 4 2 8, 4 एकम 4। ये पहले ऐसे हाफ बंदे हो गए जिन्होंने ए को वोट दिया और बी सी डी को इस रेशियो में दिया था। अब आगे चलते हैं, हाफ ऑफ द रिमेनिंग वोटर्स, भाई 24 हो चुके हैं 48 में से अभी तक, अब 24 बंदे बचे हैं, इन 24 का भी ये बोल रहा है हाफ ऑफ द रिमेनिंग, यानी इनका बचा हुआ मतलब 12, इनका हाफ मतलब 12। पढ़ो आगे, गिव देयर फर्स्ट वोट टू बी, यानी बी को इन्होंने फर्स्ट वोट मतलब 12 जनों ने दिया, और सेकंड वोट सी और डी को इस रेशियो में दिया। देखो एक बात बताऊंगा इसमें, पहले पूरा सुन लेना मेरी बात, भागना मत। सी और डी को 2:1 मतलब टोटल 3, 3 का 12 में भाग लगाएंगे 4 आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है भाई, यानी अभी तक टोटल 24 और 12 36 बंदे हो चुके हैं 48 में से, अब 12 बंदे और बचे हैं। आगे चलो, रेस्ट 840 वोटर ने वोट ही नहीं किया। 840 वैल्यू है किसकी, इन 12 की, इन्होंने वोट ही नहीं किया। निकालना क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स दैट ए गोट, ए को कितने वोट मिले, 24 वोट मिले, 24 की वैल्यू निकालनी है। अब एक बार सुनना मेरी बात, ये आंसर आ चुका है, मेरी बात सुनना बस। भाई क्या मुझे इस क्वेश्चन में इतनी चीजें करने की नीड थी क्या, नहीं थी। क्यों नहीं थी, ध्यान से सुनना, कि भाई मैंने मान लो स्टार्टिंग में 48 वोटर माने, इसने बोला आधे वोट पहले ए को देंगे फिर इन बी सी डी को देंगे। मेरे को बात क्वेश्चन में लास्ट में ए की करी थी, मेरे को पता चल गया कि 48 का आधा ए की बात करेगा, मतलब मेरे को 24 की वैल्यू निकालनी है, ये पता लग गया। बस मुझे अब ये पता लग जाए कि 840 किसकी वैल्यू है तो मेरा आंसर आ जाएगा। 840 बचे हुए लोगों की वैल्यू थी। अरे भैया जी 48 में से 24 लोगों ने ए को वोट दिया, अरे भैया 48 में से 24 लोगों ने ए को वोट दिया, और उन 24 का आधा मतलब 12 लोगों ने बी को वोट दिया, तो बचेंगे कितने लास्ट में, 12 ही बचेंगे। वो 12 की वैल्यू है मेरे पास में, मतलब मेरे को ये रेशियोज कैलकुलेट करने की नीड नहीं थी, वो टाइम बचा सकता था। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू निकाल लो, ये 2 बार कटेगा, 840 का 2 गुना करेंगे 1680, ये आंसर आ जाएगा। इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर पे आओ, एक जार है उसमें इतनी इतनी ये बॉल्स हैं, एक बॉल निकालिए रैंडमली, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो रेड या व्हाइट है, गिवन दैट इट इज नॉट ब्लू। भाई ब्लू ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी 7 और 5 12 और 4 16। क्यों, क्योंकि ब्लू ना होगी तो रेड व्हाइट और ग्रीन होगी, इनको मैं जोड़ लेता हूं तो 16 आ रहे हैं। फिर वो बोल रहे हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड और व्हाइट की, मतलब रेड और व्हाइट को जोड़ो, यानी कि 7 और 4 11, 11/16 मेरा आंसर है। अरे गिवन दैट वाली प्रोबेबिलिटी में नीचे हमेशा टोटल आता है, तो 11 टोटल आएगा और 16 टोटल आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, नीड नहीं है लिखने की, 11/16 डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। ठीक है, 16 नंबर पे आ जाओ। वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम दे रखी है। पैरेललोग्राम थोड़ा सा ऐसा होता है कि रेक्टेंगल को जैसे लात मार दियो, टेढ़ा हो गया है। इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। भाई ए बी सी डी ध्यान रखना है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। ए है 3,4, बी है 5,-3, सी मेरे को दे नहीं रखा, कई बच्चे यहाँ पे सी को ही 2,5 लिख देंगे, गलती नहीं करनी है। डी है 2,5। मेरे को सी के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। एक ही चीज ध्यान रखनी है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आधे आधे बराबर भाग में बांटते हैं। भाई मैं अगर पहले इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लूंगा, वही तो इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा। ठीक है, निकालने की भी नीड नहीं है। 5 और 2 7/2 करेंगे, वही तो 3 + x/2 के बराबर होगा, तो डायरेक्टली 7 में से 3 को घटा के 4 लिख दो ना भाई। समझ में आ गया मैंने क्या किया, समझाता हूं मैं एक बार दोबारा से, कि मतलब यहां 4 सॉरी, कि देखो 5 और 2 7/2 इसका मिड पॉइंट आएगा, यानी कि अब मैं 3 + x करूंगा बटे 2 करूंगा बराबर 7/2 आएगा, कट जाएगा। डायरेक्टली x बराबर 4 नहीं लिख सकते थे, भाई मैंने लिखा है। अब देखो अगला मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूं। 5 - 3 2, 2/2 करेंगे 1 आएगा। 4 + x/2 बराबर 1, यानी कि 4 + x बराबर 2, यानी x बराबर -2। लेकिन ऐसा करने की नीड नहीं थी, आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, वो जो 1 आया था उसका डबल करते, 2 आता उसको 4 में से घटा देते, -2 आ जाता। समझ में आ गया। 5 और 2 7 करो, 7 में से 3 घटा दो, वही करना है बस। ठीक है, 4, -2 आंसर आएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जितना जल्दी करोगे उतना फायदा मेरा। ओके, 17 नंबर पे आप। एक स्कूल है उसमें 10वीं और 11वीं क्लास के अंदर 8:5 में बच्चे हैं। इनको हमेशा 800, 500, 8000, 5000 ऐसा मानोगे, कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। 35% ने संस्कृत लिया, इसका 35% निकालूंगा, यानी कि 35% का मतलब कैसे निकालोगे, 35 दूनी 70, 280 ने लिया, और 40% ने इसमें से लिया, मतलब 200 ने लिया। ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ संस्कृत स्टूडेंट इज 240। 240 एक वैल्यू है,
किसकी? संस्कृत वाले बच्चों की, मतलब 480 की। मेरे को क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए क्लास में, मतलब 1300 की वैल्यू निकालनी है। भाई ऐसे 2 बार कट रहा है, इसका आधा करेंगे 650 आंसर आ जाएगा। बताओ, हर एक क्वेश्चन 2-2 लाइनों में, एक एक लाइन में, बिना पेन चलाए बिना ऐसे हो रहे हैं सिंप्लीफाई। नहीं है मुश्किल चीजें। 1 या 2 क्वेश्चन आए थे स्टार्टिंग से लेके अभी तक 17 क्वेश्चनों में, और आगे भी 1 या 2 ही मिलेंगे जितने मैंने बताए। 18 नंबर पे आओ, मीन मीडियन मोड निकालना है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं मोड निकालूंगा क्योंकि सबसे रिपीटेड वैल्यू होती है, क्या पता मेरा आंसर 1-2 स्टेप में ही आ जाए। देखो सबसे ज्यादा बार 15 आ रहा है, मतलब मोड 15, लास्ट में 15 होना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा, आंसर इन्हीं में से होगा। अब मैं मीडियन पे जाऊंगा क्योंकि मीडियन थोड़ा सा उससे रिस्पेक्टिवली मीन से ज्यादा इजी है मीडियन। मेरे को क्या करना है, बस इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो 8 8 8 फिर 15 15 15 और 15। भाई ये है 3 3 6 3 और 1 10 वैल्यू है। 10 वैल्यू का मतलब 5वीं और 6ठी का एवरेज, यानी कि इन दोनों का एवरेज, तो इन दोनों का एवरेज तो 8 ही आ जाएगा। 8 मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, यानी ये मेरा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। समझ में आया? बाकी मीन निकालोगे तो इन सबको ऐड करना, बटे 10 कर देना, 9.2 मिल जाएगा। ठीक है भाई, 19 नंबर पे आ जाओ। देखो ऐड करना भी ऐसे नहीं है बच्चों वाली तरह कर रहे हो। 3 3 6 2 8, 8 गुणा 4 32 बन गया, और 15 चौके 60, जोड़ा 92 आ गया, 10 का भाग लगाएंगे 9.2 ही मिलेगा। ठीक है, वो भी कर सकते थे। अब आ जाओ 19 नंबर पे। एक बैग है, और बाकी ये चीज और भी देखो कि जो सबसे अलग चीज है ना, जो हर एक ऑप्शन में अलग है, वो कर लिया करो, वो भी और बेटर है। कि भाई जैसे मेरे को दिखा मीन सब में अलग अलग था, तो मैं पहली बार में मीन निकाल लेता तो थोड़ा और, लेकिन नहीं, 2 में है वो भी करना। ठीक है, देख लेना, कोई नहीं, समझ गए होगे आप। 19 पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बैग है, उसमें कुछ शुगर है, 12 किलो शुगर रिप्लेस करिए व्हाइट क्रिस्टल से। मस्त क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो। छोटा सा एक कंसेप्ट है इसका, मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको। एक्चुअली के अंदर क्या होता है कि रिमेनिंग जो क्वांटिटी होती है ना, लास्ट में जो बचती है, वो बराबर होती है, लेकिन हमें ध्यान देना आप कि इनिशियल जो क्वांटिटी है इनटू में 1 माइनस जितना अपन ने रिप्लेस किया है अपॉन इनिशियल की पावर n की, मतलब कितनी बार वो प्रोसेस किया है, हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, देखना डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा, आंसर आएगा। भाई रिमेनिंग क्वांटिटी लास्ट में देखो इसने क्या दे रखी है कि द अमाउंट ऑफ शुगर इन द बैग नाउ इज 25/3, मतलब 25/3 रिमेनिंग है। इनिशियली कितना था, यही मेरे को निकालना है, आई निकालना है। 1 माइनस एक्स, मैंने क्या बोला, एक्स क्या होता है, जितना आप रिप्लेस कर रहे हो उतना, यानी 12 बटे इनिशियल निकालना है। एन प्रोसेस कितनी बार हुआ, देखो एक बार निकाला, फिर एक बार और किया, मतलब 2 बार किया। बहुत आसान लगा। अगर मान लो मेरे को इनिशियल वगैरह दे रखा होता और ये रिमेनिंग क्वांटिटी पूछता, मैं बहुत जल्दी आंसर निकाल सकता। पर अभी भी आपको ये बिल्कुल नहीं करना कि आप इसका स्क्वायर कर रहे हो, आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो, आप ऑप्शन रखोगे, सबसे बेस्ट तरीका। और ऑप्शन भी हर कोई सा नहीं रखना। आप सोच रहे होगे 4 ऑप्शन रख के देखेंगे उतने में तो 100 ही कर लेंगे, नहीं, मैं बताता हूं भाई। एक बात बताओ मेरे को, इधर मेरे को 3 लेके आना है, मैं ऐसी क्या चीज का स्क्वायर वगैरह सिंप्लीफाई करूं कि फिर मेरे को 3 मिले, वो भी तो आप डायरेक्टली दिमाग लगा सकते हो। देखो भाई मैं 24 रखूंगा, 12/24 1/2 बनेगा, एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, आधे का स्क्वायर 1/4 होगा। कभी भी 1/4 जो है वो नीचे मेरे को 3 दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। 36 रखूंगा, 12 और 36 जो भी डायरेक्ट मल्टीपल होते हैं ना, वो नहीं देते हैं ऐसी चीजें। जैसे 12 और 36 मल्टीपल हैं, भाई 12 × 36 होता है, एक में से 1/3 घटाओगे तो 2/3 आएगा, 2/3 का स्क्वायर करोगे तो 4/9 आएगा। आई मेरा 36 था, 36 × 4/9 करूंगा तो कट रहा है ना, यही सिखाना चाह रहा हूं बस। देखो यहाँ पे 16 आ गया, आंसर नहीं आया, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इससे आएगा। देखो कैसे, भाई मेरे को 25/3 लाना है, बराबर 27 इंटू में 1 माइनस 12/27 और इंटू में स्क्वायर, ये कितना बनेगा 4/9, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5/9, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25/81, 27 थी 81, 25/3 आ गया आंसर। बोला था मैंने, ये आपका करेक्ट आंसर है। तरीका आपको क्या समझना था मेनली इसके के अंदर की जो रिमेनिंग क्वांटिटी होती है वो बराबर होती है इनिशियल इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन इनिशियल की पावर n। छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, 20 नंबर पे आते हैं। लेंथ और ब्रेड्थ एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की 3:2 में दे रखी है, मतलब ये 3x ले लो या 2x ले लो। ये बोल रहा है 2160 रुपए इस पे फेंसिंग करने के, मतलब बाड़ लगाने के जो होते हैं उसके लिए लगे हैं। एक चीज ध्यान रखना, बहुत बार बताई है मैंने, अगर आपको अंदर जैसे टाइलें लगानी है, फर्श पे कलर करना है, जब आप हर बार एरिया लोगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ बाउंड्री पे कुछ चीजें करनी है, फेंसिंग लगानी है, तारबंदी करनी है, कुछ भी करना है मान लो, तो पेरीमीटर लोगे आप। ठीक है, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है 2 × L + B होता है।
है ना। बाकी डायरेक्टली भी कर सकते हो कि 3 और 2 5x, उसका डबल यानी 10x, ये पेरीमीटर हो गया। अब 1 मीटर का 27 रुपया लग रहा था, तो इतने मीटर का इंटू 27 रुपया लगेगा, और टोटल बराबर 2160 दे रखा है मुझे। सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 कट गया, ये इससे 8 बार कट गया, x की वैल्यू 8 आ गई। क्या पूछा है मेरे से कि लेंथ और ब्रेड्थ का डिफरेंस बताओ। भाई अंतर इनका 1x है, मतलब 1 इंटू 8 यानी 8 ही मेरा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था। 21 नंबर पे आते हैं। एक शिप है, वो पैसेंजर को लेके जा रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। रिवर का फ्लो दे रखा है मेरे को, मतलब y की वैल्यू दे रखी है मेरे को 4। डिस्टेंस दे रखी है डाउन स्ट्रीम की 60 की दूरी ट्रेवल करनी है मेरे को। कितनी देर में? 5 घंटे में ट्रेवल करनी है। दूरी बटा टाइम बराबर स्पीड आएगा। स्पीड लेकिन डाउन स्ट्रीम में दोनों की जुड़ेगी। डाउन स्ट्रीम में मैं लिख देता हूं x प्लस वाई होता है हमेशा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम लिख दिया है। तो x की निकालनी है मेरे को। देखो क्या पूछा है इसने कि फाइंड द स्पीड ऑफ द शिप, मतलब x निकालना है, y की वैल्यू 4 दे रखी है। 12 में से 4 जाएगा 8 आ जाएगा। अब बताओ, कुछ करना पड़ा, कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ा, लिखना पड़ा? नहीं, बहुत जल्दी आंसर है। 22 नंबर पे आओ। मोड पूछा है भाई फालतू में। अब देखो 21 को गिनने की नीड नहीं है क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। सबसे पहले 23 को गिनो, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, 4 बार आ रहा है, लिख दो। 25 को गिनो, 1 2 3 4 5 6, यही आंसर देख लेना कंफर्म। 27 पे आते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, दिख गया बिल्कुल यही आंसर। मिक्स तो नहीं किया ना मैंने कुछ भी? अच्छा 27 एक और भूल गए तो भी 5 ही आ पाएगा, आंसर यही रहेगा। ठीक है, चॉइस तो बाकी दिख नहीं रहा मेरे को कहीं भी। इसके अंदर 1-2 जगह होगा मुश्किल से कोई, ये रहा एक जगह है। ठीक है, जो भी है आंसर ये तो इजी चीज है, बताने की भी नीड नहीं है। इस पे आओ। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, कैलकुलेशन है बस, बाकी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर भी। करना क्या है, देखो सर्कल दे रखा है, ये सेक्टर दे रखा है। अब इसमें इसने मेरे से पूछा है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी इसका एरिया पूछ रहा है ये मेरे से। एक चीज बता देता हूं भाई, ऐसे बनेगा तो छोटा जो होता है वो माइनर सेगमेंट, बड़ा होता है वो मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब करना कैसे है देखेगा। स्टार मार्क तो रख लो, बाकी चीजें हटा देते हैं। भाई ACBO, मतलब इसने यहां से लेके इस पूरे का एरिया दे दिया मुझे, और मेरे से इसका एरिया पूछ रहा है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया घटा दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। भाई पूरे का एरिया था 1782/7, इसमें से मुझे घटाना है ट्राइंगल का एरिया, तो मेरी बात बन जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मैं सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूं पूरे का मेरी तरफ से। देखेगा कैसे, समझना आप इस चीज को कि सेक्टर का एरिया होता क्या है, θ/360 इंटू πr² होता है। थीटा मेरा 90 है, 90/360, चलो रख देता हूं मैं सारी चीजें, इंटू में पाई का मान 22/7, रेडियस का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? ये मेरे को बराबर दे रखा है इस चीज के। चलो लिख दो इसे, 1782/7। भाई ये से 4 बार कटेगा, 7 से 7 कट गया, और 22 से ये भी कट रहा है, 22 से ये कटेगा, 8 पर 176, 2 बचेगा, 22 81 आ गया। अब मेरे को y निकालना है, 9 इंटू 2 18 आ जाएगा y की वैल्यू। मतलब अगर ये 18 है, ये 18 है, तो मैं पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया, ऑब्वियसली 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर मैं ये घटा देता हूं तो मेरे सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। भाई मेरे को घटाना है 18 इंटू 9 यानी 162 घटाना है मुझे, वही मेरा आंसर दे देगा मुझे। तो मेरे को क्या करना है, और देखो एक चीज और बताता हूं, बटे 7 माइनस 162, क्या आप इसमें से इसको घटा के कोई एग्जैक्ट आंसर ला सकते हो? ये जब भी डिसाइड होगा जब ये इसको काटेगा। ये इसको तो नहीं काट रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि 7 दूनी 14, 22 तो कटता ही नहीं है, यानी आप डायरेक्टली इस ऑप्शन को टिक कर सकते हो। समझ में आया मैंने क्या किया? नहीं आया तो एक बार इसको सोल्व करके देख लेना, इसको इसमें से घटाओगे, ये करोगे तो यही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, समझ में आ जाएगी चीज। चॉइस नंबर पे आते हैं। एक होलसेलर है, उसने, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ना, लेंदी है ये क्वेश्चन, तो चाहो तो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ सकते हो, बाकी इजी चीज है, देखना कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करवा रहा है बस। कि एक होलसेलर है, वो व्हीट खरीदता है इतने रुपए किलो के और राइस खरीदता है इतने रुपए किलो के। होते तो नहीं है लेकिन पता नहीं क्या खरीद रहे, 350 के कौन से चावल आने लग गए भाई। ठीक है, वो इंक्रीज कर देता है प्राइस ऑफ व्हीट बाय 12%, राइस को भी इंक्रीज कर देता है 16% से। ठीक है, बढ़ाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज बताओ अगर वो 2 किलो चावल और 4 किलो 2 किलो गेहूं और 4 किलो चावल बेचता है इंक्रीज प्राइस के ऊपर। कैसे निकालेंगे भाई? पहले तो सीपी निकालो उसका टोटल, कि 400 रुपए किलो का 2 किलो यानी 800 का खरीदा चावल,
350 का 4 किलो मतलब 1400 का खरीदा, यानी टोटल उसने 2200 रुपए की चीजें खरीदी। अब जितने की बेचेगा उतना प्रॉफिट वगैरह बता देंगे। भाई 400 रुपए की चीज को उसने 12% प्राइस बढ़ा के 112/100 में वो बेच रहा है और वो 2 किलो खरीद रहा था, तो 2 किलो ही बेचेगा। 4 दूनी 8 हो गया, 8 से इसको गुणा करो, 8 दूनी 16, 88 और 1 89। अब चावल का भी निकाल लो कि 350 की चीज थी, उसने उसका प्राइस 116/100 कर दिया और 4 किलो था आइटम। 00 तो नहीं कट पाएंगे, तो ऐसे कर लो इसको कि 10 से 10 काट दो, 10 को पड़ा रहने दो। 35 चौके कितना होता है 140, तो सिर्फ 14 बच जाएगा, वो 0 से 0 कट गया, ऐसे समझ लो। इसको इससे गुणा कर लो, 14 छिके 84 का 4, 8 कैरी लगी 154 और 8 बनेगा 162। ठीक है, ये आ गया। इन दोनों को जोड़ लो, 6 4 10, 9 2 11 और 1 12, 1 कैरी लगी 16 और 8 24 और 1 2520 में बेच रहा है, 2200 की चीजें खरीदी। मतलब कितना 320 रुपए कमा रहा है 2200 के ऊपर। परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा, 00 कट गए, ये आएगा 160/11। 160/11 मतलब ये ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये 154 बनाएगा ना, 6 जुड़ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन मिलेगा आपको। 25 नंबर पे आओ। एक पोल वर्टिकली खड़ा है ग्राउंड के ऊपर, 30 मीटर का स्टील वायर लग रखा है और ये बोल रहा है कि ये एंगल 60 डिग्री का बना रहा है, हाइट ऑफ द पोल बतानी है, साइन थीटा लगा दो। साइन 60 बराबर क्या आ जाएगा, हाइट अपॉन 30, मतलब कि √3/2। ये 15 बार काटेगा, 15√3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नहीं है करने वाले भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। 26 नंबर देखो, नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कभी मिलती नहीं है, इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं होता। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, रिवाइज करवाऊं क्या? बहुत बार रिवाइज करवा दिया है भाई मैंने। ये तो पहला पैरेलल लाइन होती है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसलिए नो सॉल्यूशन देंगी। और नो सॉल्यूशन का मतलब होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। चलो देख लो, कोइंसिडेंट बहुत पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगी मतलब सब बराबर हो जाएगा इसमें, समझ लेना। और थर्ड भी बता देता हूं, इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पे कट करती है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन देती हैं, एक सॉल्यूशन देती हैं, और इनमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ये कंडीशन याद रखनी जरूरी है भाई, क्वेश्चन एक पक्का मिलेगा। ठीक है, देखो अब नो सॉल्यूशन है मतलब पैरेलल लाइन वाला लगाना है, यानी k + 5/6। ठीक है, ये बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ k + 1 और इधर y के लिए है k - 2। ये बराबर होगा 8/5, माइनस माइनस कट जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करो भाई। ये बनेगा 48/5 करेंगे तो कितना आएगा 9.6, उसमें से 5 जाएगा तो 4.6 आएगा। मेरे को एक ही ऑप्शन मिल रहा है, मतलब यही मेरा आंसर है भाई। मैंने इन दोनों को कंपेयर करके k निकाला, वो 4.6 मिला। अब मैं इन दोनों से निकालूंगा, उससे मेरे को मतलब ही नहीं है, जब 4.6 है ही एक जगह, बाकी निकालोगे तो ऑब्वियसली -13 ही मिलेगा। ठीक है, आ जाओ अब 27 नंबर पे। 3 क्वेश्चन बचे हैं, इजी होंगे, देख लेते हैं। असर्शन दे रखा है कि 5वां टर्म एक एपी का 36 है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + nd। तो अगर 5वां टर्म लिखूंगा तो a + 4d बराबर 36 दे रखा है, a + 18d बराबर 120 दे रखा है। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं घटा दूंगा तो ये तो कट जाएगा, ये 14d बराबर कितना 84 आ जाएगा, मतलब d बराबर 6 मिल गया मेरे को। इसने क्या बोला है कि कॉमन डिफरेंस जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 3। बिल्कुल है 3 का मल्टीपल, यानी असर्शन तो ट्रू है मेरा। रीजन और देख लेते हैं। पता है एक चीज बताता हूं मैं, अगर इनमें एक भी फॉल्स हो जाता है ना तो बहुत इजी बन जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि फिर मेरे को रीजन वगैरह पे दिमाग लगाने की नीड नहीं पड़ती है। तो भगवान से यही करना है कि एक फॉल्स आ जाए। ठीक है, जीके के अंदर भी बता रहा हूं ये चीज। एक एपी के अंदर डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म इज नॉट प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ देयर पोजीशन। नॉट नहीं होगा भैया जी, प्रोपोर्शनल होता है। एग्जांपल दे देता हूं, जैसे देखो 2 4 6 8 10 एक एपी है। इस एपी की बात नहीं कर रहे हैं, रैंडमली मैंने कोई एग्जांपल लिया है। अब देखो भाई, कॉमन डिफरेंस मेरा 2 चल रहा है, लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं सेकंड टर्म ले लूं और मैं फिफ्थ टर्म ले लूं, इनका मैं अंतर लेता हूं तो 6 आ रहा है। मैंने ली थी सेकंड और फिफ्थ टर्म, इनका अंतर 3 है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो भी देखो 2 आ रहा है, मतलब वो प्रोपोर्शनल है। इसने नोट बोल दिया, मतलब ये फॉल्स हो गया। ये फॉल्स हो गया तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, यानी ए ऑप्शन आ जाएगा।
मेरे को अब लफड़ा ही नहीं बचा कि एक्सप्लेनेशन है या नहीं है उसका। समझ में आ गया। 28 नंबर पे आते हैं। HCF पूछा है, जो भी आपको ऐसी एक पावर दिखे जो दोनों में है वही आपका HCF होता है। जैसे कि मैं बताता हूं भाई 10 की पावर 2 है और 10 की पावर 4 है, HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अरे तो भैया जी इससे छोटा फैक्टर बन ही नहीं पाएगा, तो फिर 10 का स्क्वायर ही होगा ना दोनों के अंदर कॉमन, तो दोनों में चीज मिलनी चाहिए, वो पूरी बात ही है। तो देखो A स्क्वायर दोनों में मिल रहा है, B का स्क्वायर दोनों में मिल रहा है और C क्यूब दोनों में मिल रहा है। एलसीएम में मैक्सिमम पावर, HCF में छोटी से छोटी पावर, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C क्यूब, मतलब ये आंसर है। समझ गए होगे। 29 नंबर पे आओ। एक एक्सटर्नल पॉइंट है M, बहुत डरावना क्वेश्चन है लेकिन देखना इतना इजी है, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा आपको, मैं बताता हूं। टेंजेंट देखिए, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल है दोनों, लेकिन एक छोटा एक बड़ा है। MP की वैल्यू ये सब दे रखा है यहीं पे, इसने बस रेडियस ऑफ बिगर सर्कल पूछी है, मतलब ये चीज पूछ रहा है अपन से। भैया जी मैं बताता हूँ, पता है क्या करना है, अब एक दिमाग लगाना कि अगर मैं सेंटर को इस पॉइंट से मिला दूंगा तो रेडियस तो हमेशा इस टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना, मतलब ये हाइपोटेनस बन गई। मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 रूट 3 का स्क्वायर 75, इन दोनों को जोड़ूंगा 100 आएगा, उसका रूट लूंगा तो ये 10 आ जाएगी, ये लेंथ 10 आ गई। अब इस ट्राइंगल में नोटिस करो भैया जी, है तो अभी भी ये बड़ी रेडियस है और ये बड़ी टेंजेंट है भाई, ये दोनों भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ये 10 ये 8, तो इनका ट्रिपलेट होता है 6 के साथ में, मतलब बड़े वाले की रेडियस 6 आ जाएगी, बिना बैन चलाए बिना आंसर। ठीक है। 30 लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। एक सर्टेन अमाउंट है, कैलकुलेशन है प्योरली, वो 15 महीने में 40% की रेट से CI क्वार्टरली है। वैल्यू ऑफ सम बता रहा है भाई, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है कि 4 बार एक साल के अंदर। तो आपको क्या करना है, टाइम को तो 4 से गुणा करना है, मतलब 60 मंथ हो जाएंगे, रेट को 4 से डिवाइड करना है, मतलब 10% की रेट हो जाएगी। 60 महीने का मतलब 12 पंजे 60, यानी 5 साल हो गया। ठीक है, अब कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर। 32210.2 नहीं लिख रहा मैं, बटे 10 कर देता हूं, इतना मेरा अमाउंट है। ये बराबर होगा प्रिंसिपल इनटू में, इधर क्या आएगा, 5 साल है, 10% की रेट है, यानी 1 प्लस 10 बटे 100 की पावर 5, ये इससे कटेगा। 11 बटे 10 की पावर 5 इधर भेज देता हूं मैं, 11 तो नीचे आता जाएगा 5 बार, 11 गुना 11 गुना 11 गुना 11 गुना 11, और 10 ऊपर आ जाएगा 5 बार, 1 2 3 4 5। पता है इसका आंसर ये आएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूं। आप इसमें 2 तरीके कर सकते हो, या तो आप इसमें डिजिटल सम लगा दो, या फिर आप कैलकुलेशन कर लो, इतनी हार्ड नहीं है कैलकुलेशन, बाकी डिजिटल सम बेस्ट ऑप्शन रहता है। देखो मैं बताता हूं कैसे। 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 का डिजिटल सम करूंगा 5 आएगा। यहां देखना 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1 बटे 5 बन रहा है। नीचे वाले 5 को हटाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ता है। देखो नीचे तो 10 का मतलब 1 बन गया, ऊपर 2 चाहिए मेरे को, 2 सिर्फ इसी ऑप्शन में मिला था, मैं टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। क्योंकि देखो इसमें 6 है, इसमें 1 है, इसमें 9 है, सिर्फ एक ऑप्शन में आंसर टिक करना है। अब बताओ कैलकुलेशन मुश्किल नहीं पड़ी थी, लेकिन एक जो बच्चा है वो बेचारा डिजिटल सम नहीं पढ़ के गया अपने से, उसने क्लास नहीं देखी है, वो काटेगा इनको, तो काटते जाओ 11 से काटते जाओ, आंसर तो आएगा लास्ट में। ये पूरा काटोगे तो ये से 2 बार कटेगा और देखो 20,000 आंसर मिल जाएगा, दिक्कत कहीं नहीं है। पर क्यों करना है वैसा जब आंसर डायरेक्टली आ रहा है? तो इजीली 30 के 30 क्वेश्चन खत्म हुए, कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी, मजा आया पेपर को सिंप्लीफाई करके। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आए थे, या जो आपको डरावने लगे थे, या जो आपने छोड़े थे, उनको प्लीज एक जगह नोट डाउन करना और एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज जरूर करके जाना, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, लगभग सारी चीजें यहाँ पे रिवाइज में करवाई देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।